रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता क्या, हम लोगों ने 10th क्लासेस में पढ़ा है। तो देखिए रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन क्या है? तो रिफ्लेक्शन एक वो फिनोमिना है कि जब भी कोई लाइट किसी एक मेटल सरफेस पे या किसी एक मिरर पे पड़ती है तो लाइट पड़ने के बाद उसी मीडियम में क्या होती है, बाउंसिंग बैक हो जाती है। तो लाइट का एक मीडियम से पड़ने के बाद उसी मीडियम में क्या होना, बेंड होना, दिस फिनोमिना इज नोन एज क्या, रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे ये एक मिरर है सपोज टू बी, यह एक मेटल सरफेस है, यहाँ पर हम एक लाइट को ऐसा इंसिडेंट करते हैं, लाइट यहाँ पड़ी तो लाइट जैसे ही पड़ रही है तो पड़ने के बाद ये लाइट क्या होती है, यहाँ से इसी मीडियम में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो जो लाइट पड़ रही है इस वाली लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट। और ये वाली डायरेक्शन क्या है, ये क्या कहलाएगी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे बोल दो या लाइट, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन कौन बताता है, दिस इज रे। और ये क्या हमारा, दिस इज कॉल्ड क्या, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्लेक्टेड रे इसके साथ जो एंगल बनाते हैं दिस इज कॉल्ड क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इज कॉल्ड क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर इज कॉल्ड क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं है बेटे समझ? तो रिफ्लेक्शन है क्या, तो आंसर है इट इज द फिनोमिना of bouncing back of the light in same medium when it is incident on the metal or mirror surface। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसमें एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, छोटी छोटी सी बातें, क्योंकि अभी हम इसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। क्यों होता है, क्यों नहीं होता, वो हम बिहेवियर उसको अभी स्टडी नहीं कर रहे, वो हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। तो कोज ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन इज व्हाट, तो वो उसमें स्टडी करेंगे। सिर्फ अभी बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करूं तो क्या है भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है सबसे पहले, यस। तो इसे समझने के लिए हमें दो बातें हमेशा समझनी है कि सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये बताया जाता है कि जब लाइट एक मीडियम में, जिस मीडियम में पड़ रही है, लाइट पड़ के उसी मीडियम में तो बैक हो रही है, तो इसका नाम मीडियम सेम है। तो मस्ट रिमेंबर, अगर नेचर ऑफ द मीडियम सेम रहता है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन सेम। बात समझ आई? अगर नेचर सेम है तो लाइट की वेलोसिटी में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहली बात इसमें याद रखनी है, द वेलोसिटी of light ray that is incident and reflected remain same. Why? Medium is same. याद रखना, medium is same. अगर ये एयर में जा रही है तो एयर एक मीडियम है जिसमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बराबर होगी। लेकिन अगर मैं एक मिरर पानी के अंदर रख दूं और पानी के अंदर से लाइट डालूं तो इंसिडेंट मीडियम किस में होगा, पानी में। तो रिफ्लेक्टेड मीडियम भी किस में होगा, पानी में। तो क्योंकि मीडियम बदल गए तो जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है, जो एंगल यहाँ बन रहा है, वो एंगल उसमें नहीं बनेगा। बात समझ आई बात? तो दोनों के लिए मीडियम कैसे हैं, इसके लिए मीडियम अलग है, इसके लिए मीडियम अलग है। तो यहाँ पर स्पीड कुछ और हो सकती है लाइट की, वहां पर स्पीड कुछ और हो सकती है। तो इसमें स्पीड कैसी है, हो सकता है ज्यादा हो, उसमें स्पीड कैसी हो सकती है, हो सकता है कम हो। दिस इज नॉन एज का वैसे ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहते हैं इसे। और जो पानी होगा वो इसके कंपैरेटिवली कैसा, थोड़ा डेंसर है, थोड़ा पार्टिकल नजदीक होता है, उसे कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोल देते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन की एक जैसी होगी। अब पानी में डाल के करो रिफ्लेक्शन तो पानी में भी एक जैसी होगी, लेकिन जो एयर में उसकी वेलोसिटी है वही वेलोसिटी पानी में ऐसा नहीं होगी। इतनी बात समझ में। नंबर दूसरा, वेलोसिटी तो सेम है, अब जो कि मीडियम भी सेम है। अगर मीडियम सेम रहते हैं तो कौन सी क्वांटिटी नहीं बदलती, आंसर है वेवलेंथ। वेवलेंथ विल ऑल्सो रिमेन सेम। तो वेवलेंथ किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना। अभी मैं रिफ्रैक्शन बताऊंगा। तो रिफ्रैक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम।
किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? अगर मीडियम बदलेगा तो क्या बदलेगा? क्या बदलेगा? मीडियम बदलेगा तो क्या बदलेगा? तो आंसर है वेवलेंथ। और अगर वेवलेंथ बदल रही होगी तो पक्का क्या बदलेगी? स्पीड। अरे बात समझ आई? तो दूसरा नाम याद हुआ कि जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ, क्योंकि मीडियम तो सेम है ना, वेवलेंथ विल रिमेन सेम। उसके बाद नंबर थर्ड आता है फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो सेम, ऑल्सो सेम। अब एक बात विद गुड स्टूडेंट याद रखना, बिकॉज मीडियम कैसा है बेटे? मीडियम इज सेम। आपको एक बात ध्यान रखना है, हमेशा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को इस तरह से याद किया जाता है, व्हाई द फ्रीक्वेंसी इज सेम। तो आंसर है फ्रीक्वेंसी इसलिए सेम है क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? सोर्स की। तो सोर्स देने वाला कौन था? लाइट। तो पहले देने वाला भी सोर्स लाइट था, तो पहले भी फ्रीक्वेंसी उतनी थी, बाद में भी उतनी रहेगी, चाहे मीडियम बदल जाए लेकिन उसके नंबर ऑफ वाइब्रेशन नहीं बदलेंगे। अरे बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे साउंड वेव्स है, मैं पानी में बोलूं चाहे मैं एयर में बोलूं, दोनों में क्या चीज नहीं बदलेगी? क्या बदल जाएगी? एग्जैक्टली, क्योंकि आप 11th क्लास में वेव में हम लोगों को चैप्टर में पढ़ा था। तो इसको हमेशा ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी विल सेम। क्यों? बिकॉज इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स। और ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? एग्जैक्टली, ऐसे याद रखना है। अब एक बात समझ, ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन क्या क्या नहीं बदलेगा? वेलोसिटी नहीं बदलेगी, दूसरा ये वेवलेंथ नहीं बदलेगी इसकी, तीसरा फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि मीडियम से। ओके, इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, ये पॉइंट टू बी रिमेंबर थे जो हमें याद होनी चाहिए। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? तो आंसर है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, जो भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि सेम मीडियम में बनने वाले एंगल कैसे रहते हैं? रिमेन सेम रहते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ क्या? रिफ्लेक्शन। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद एक नाम आता है, दिस इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या है? तो आंसर है, रिफ्रैक्शन एक वो फिनोमिना है कि जब भी कोई लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट सरफेस पे पड़ती है, तो लाइट पड़ने के बाद एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होती है? बैंड हो जाती है। तो लाइट एक मीडियम से चल के जा रही है बिल्कुल सीधी, लेकिन अपने पाथ को बदल लेती है। दिस इज कॉल्ड क्या? रिफ्रैक्शन। जैसे कि देखो जरा, ये एक सरफेस है, ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ये लाइट यहाँ पे इस पे इंसिडेंट हो रही है, दिस इज कॉल्ड क्या? इंसिडेंट रे। और ये क्या है इसका? दिस इज नॉर्मल। ये मीडियम कैसा है? फर्स्ट। ये मीडियम कैसा है? सेकंड। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये क्या होती है? तो ये लाइट जाना कैसे जा रही थी? ये ऐसा सीधा जाने जा रही थी ना, लेकिन जैसे दूसरे मीडियम की तरफ गई तो इसका पाथ बदल गया। तो ऐसे सीधी हुई लाइट के, सीधी रे के जाते हुए पाथ को जो बदल दे वो क्या है? रिफ्रैक्शन है। वो फिनोमिना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। अच्छा, अब एक अगली बात, ये मीडियम फर्स्ट था, ये मीडियम सेकंड, और ये क्या है? दिस इज इंटरफेस। क्या कहलाता है? इंटरफेस। तो आप बता सकते हो कि इस रिफ्रैक्शन के लिए ये लाइट का जो बैंड होना है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। तो आप बता सकते हो इस रिफ्रैक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है? मीडियम फर्स्ट या मीडियम सेकंड? तो आंसर है ना तो मीडियम फर्स्ट जिम्मेदार है, ना मीडियम सेकंड, ये इंटरफेस जिम्मेदार है। क्योंकि पहले मीडियम में लाइट कैसे जा रही है? सीधी। अरे यहां पर भी कैसे जा रही है? सीधी। अरे यहां भी तो सीधी जा रही है। तो बैंड कहां पे हो रही है? तो रिफ्रैक्शन कहां पर होता है? इंटरफेस पे होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो आंसर है स्पीड ऑफ लाइट। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, द स्पीड ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्रैक्शन। बात समझ बेटे बात? लेकिन स्पीड ऑफ लाइट बदल जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इसीलिए क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। तो अगर लाइट, इसमें एक चीज देखते जाओ, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो मीडियम, देखो, द मीडियम विच बेंड द रे, द मीडियम विच बेंड द रे किधर मोड़ दिया? सिर्फ इस वाले मीडियम ने टुवर्ड्स द नॉर्मल ने मोड़ दिया। तो द मीडियम विच बेंड द रे टुवर्ड्स द नॉर्मल इज कॉल्ड क्या? डेंसर मीडियम। क्लासेस में 10वीं तक कि द डेंसर मीडियम, हम उस मीडियम को कहते हैं जिस मीडियम में रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। नहीं, द मीडियम विच बेंड द रे टुवर्ड्स द नॉर्मल इज कॉल्ड क्या? डेंसर मीडियम। लाइट एक मीडियम में कैसे जा रही थी? सीधी जा रही थी ना, तो ये लाइट किधर बेंड हो गई? किसकी तरफ जा रही है? टुवर्ड्स या अवे? तो इसका मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलती है और लाइट अपने पाथ को बेंड कर लेती है, लेकिन वो पाथ किस तरफ शिफ्ट हो जाता है? नॉर्मल की तरफ। तो वो मीडियम जिसमें लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, वी विल कॉल अपॉन दिस मीडियम इज नोन एज क्या? डेंसर मीडियम।
तो एक्चुअली में डेफिनेशन ही डेंसर मीडियम की है। द मीडियम विच बेंड द रे टुवर्ड्स द नॉर्मल इज कॉल्ड क्या? डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में मोड़ता उस मीडियम में जिसमें रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाए, हम उसे कहते हैं डेंसर मीडियम कहते हैं। समझ में बात? ओके, और इसी को उल्टा करो, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, अगर मैं लाइट यहां से पास करता तो क्या कहते हैं, लाइट वापस रिट्रेस करके वो इस मीडियम में चले जाती। तो इसका मतलब लाइट यहां से अगर मैं डाल रहा हूं, सपोज टू बी ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है, हो सकता है मैंने लाइट ऐसे डाली, ये लाइट इधर हो गई, ऐसे जा रही थी बेटे, ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही थी और ये लाइट ऐसे हो गई। तो लाइट एक मीडियम से जाते हुए क्या हो गई, नॉर्मल से बाहर हो गई ना, इसको ऐसे जाना था लेकिन इससे क्या हो गई, दूर हो गई। तो द मीडियम विच बेंड द रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल इज नोन एज क्या, रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम में हमेशा रे क्या होगी, अवे जाएगी, वो इसलिए क्योंकि स्पीड यहाँ पे ज्यादा होती है लाइट की। डेंसर मीडियम में क्या होता है, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी क्योंकि स्पीड कम होती है। तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, रेयर मीडियम में जो लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, और ये स्पीड का वेरिएशन इन दोनों मीडियम का रिफ्रैक्शन का कॉज होता है। क्लियर? तो यहां पर अगर बात करें छोटे से शब्दों में अगर समझाएं, तो ये वाली जो लाइट यहां पे पड़ रही है, इसके साथ एक एंगल बनाते हैं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये क्या कहलाएगा, दिस इज नॉर्मल। ये वाला मीडियम क्या है, जिसमें लाइट ये इसके साथ एंगल ज्यादा बन रहा है, इसके साथ एंगल कम है ना बेटा, तो ये वाला मीडियम क्या कहलाएगा, रेयर। तो हमेशा ध्यान रखना, रेयर और डेंसर एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। क्या होते हैं, रिलेटिव टर्म्स है। तो अगर ये डेंसर है तो उसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, अगर ये रेयर है तो वो कैसा होगा, डेंसर। तो डेंसर और रेयर एक रिलेटिव टर्म्स है, एक दूसरे के रेफरेंस में होता है। जैसे कि अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है, तो किस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी, और सिंपल से शब्दों में हम ये देख के बोलते हैं, जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं। डेंसर मीडियम जिसमें पार्टिकल नजदीक होते हैं, और जिस मीडियम में पार्टिकल थोड़ा दूर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसकी ऑप्टिकल रेयर मीडियम बोलते हैं, सिंपल शब्दों में बात करें तो अगर मैं तुमसे एक छोटी सी बात करूं, एक मीडियम रेयर है, एक मीडियम डेंसर है, उसे हम रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं, तो आंसर है उस मीडियम के कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें बताती है कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा मीडियम डेंसर है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, तो हियर म्यू इज नोन एज क्या गुड़िया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, किसी एक मीडियम की वो ताकत है कि वो रे को कितना बैंड करेगा, कितना बैंड करेगा। तो जितना बैंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, हम बोलेंगे उसकी ताकत उतनी ज्यादा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर एक ज्यादा नॉर्मल की तरफ बैंड कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उसकी वो कैसा है, हाइयर डेंसर मीडियम है। एक कम मोड़ रहा है तो कैसा है, कम डेंसर है, और कम वाले डेंसर को रिलेटिवली क्या बोल देंगे, रेयर मीडियम। नहीं बेटे समझ? तो किसी भी एक मीडियम की मोड़ने वाली ताकत को नापने वाली फिजिकल क्वांटिटी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं, अगर ये डेंसर है, रेयर है, तो म्यू2 कैसा होगा, पक्का बड़ा होगा किससे, म्यू1 से। अगर इसकी मोड़ने की ताकत ज्यादा है तो इसका एंगल कैसा होगा, कम होगा, इसका एंगल कैसा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगा तो आर कम होगा, यार आई कैसा होगा, ज्यादा होगा। ओके, फिर से व्हाट इज द रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बारे में अगर लिखूं तो इट इज द फिनोमिना of bending of light from one medium another medium when it is incident on transparent surface। ये फिनोमिना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा दूं, रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है, जब भी कोई एक लाइट ट्रांसपेरेंट सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है, बैंड हो जाती है। ये लाइट बैंड होती क्यों है, पहली बात ये लाइट बैंड होती कहाँ पे है, पहले मीडियम में भी नहीं होती, दूसरे मीडियम में भी नहीं होती, इंटरफेस पे होती है, जिस सरफेस पे जाके पड़ती है। नंबर दूसरा, होती क्यों है, तो उसका कारण क्या, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट की स्पीड जितनी कम होगी उतना टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, और जितनी स्पीड ज्यादा होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। तो वो मीडियम जिसमें रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, वी विल कॉल अपॉन दिस मीडियम इज नोन एज क्या, डेंसर मीडियम। और जिस मीडियम में लाइट जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी उसे क्या बोलेंगे,
तो अवे जा रही है या नहीं जा रही, इट इज नॉट कंसर्न। हम जब भी बात करते हैं कि कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर है, तो हम एक दूसरे के रेफरेंस पॉइंट में लेते हैं। दो मीडियम ले लिए, एक में लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गई, तो हमने देखा जिसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गई तो उसे हमने रेयर डाल दिया, और जिसमें नहीं बैंड हुई थी वो डेंसर बन गया। और एक मीडियम से हमने डाली लाइट, दूसरे मीडियम में लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई, तो हमने दूसरे वाले मीडियम को डेंसर बोल दिया, पहले वाले को रेयर बोल दिया। तो ये बात बीइंग ए गुड स्टूडेंट आप लोगों को हमेशा समझ में आनी चाहिए, दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि रेयर और डेंसर एक रिलेटिव टर्म्स है। अगर एक लाइट इंसिडेंट सीधी जा रही थी तो उसका एंगल उतना ही है अभी तो, लेकिन दूसरे मीडियम का एंगल कम हो गया या ज्यादा हो गया। अगर एंगल कम हो गया तो उसे हम बोल देंगे डेंसर, ज्यादा हो गया तो रेयर उसे बोल देंगे, और इंसिडेंट को डेंसर मीडियम बोल देंगे। इतनी बात। तो दो तीन बातें समझ में आई। पहला, रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, इंटरफेस पे होता है। रिफ्रैक्शन के लिए जिम्मेदार कौन होता है, स्पीड ऑफ लाइट। जिसकी स्पीड मीडियम की कम होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल ही बैंड होगा। तो वो मीडियम जो लाइट रे को टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगा, वी विल कॉल अपॉन डेंसर। अगर मैं तुमसे दूसरे शब्दों में बोलूं, अगर एक डेंसर मीडियम और एक रे मीडियम, तो स्पीड कहाँ पे कम होगी, डेंसर में। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है, इसलिए वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होता है, इसलिए मैंने उसे एक नाम डाला, क्या, डेंसर मीडियम। तो जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है हम बोलेंगे वो मीडियम डेंसर है, जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा है वो रेयर है। और जबकि हम समझ गए कि जिस मीडियम में स्पीड कम होगी पक्का रे कहां मूव करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जहां स्पीड ज्यादा है वहां अवे फ्रॉम द। ये छोटे छोटे शब्द तो याद आएंगे ना बेटा, इसको हमेशा याद रखना है। क्लियर? और इसमें होता क्या है, इट इज, और इसमें हम जब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बड़े सिंपल से शब्दों में क्या बताता है हमें, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताता है कि भाई देखिए कि जब लाइट एंटर करती है 1 से 2, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड। इसे पढ़ना सुनिए। द लाइट रे, लिखते कैसे हैं, द लाइट रे गोज फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। ये याद रखना है, जो पहले लिखा जाता है वहां से एंटर करता है, किसमें एंटर कर रहा है, दिस इज सेकेंड मीडियम। अब इसको लिखने का तरीका देखो, तो इसका मतलब इसे लिखते कैसे, सुनिए, इसको लिखते कैसे हैं, μ2 अपॉन में μ1। इसका मतलब किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, अरे जिसमें एंटर कर रहा है, टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब वो सेकंड कोई भी हो सकता है, वी आर नॉट कंसीडरिंग कि रेयर कौन सा है, डेंसर कौन सा है, कोई भी हो सकता है। तो जहां से एंटर करेगा उसको पहले लिखेंगे बेटे ऊपर, और जहां पे जिसमें भी एंटर करेगा उसको नीचे, लेकिन ये रेशो हमेशा किसके इक्वल होगा, μ2 अपॉन में μ1। और अभी हम लोगों को एक छोटी सी बात पता है कि जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे स्पीड क्या होगी, कम होगी, नहीं बेटे समझ में। तो मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे स्पीड कैसी होगी, कम, या उल्टा अगर जिस मीडियम में स्पीड कम होगी वहां पे डेंसिटी कैसी होगी, ज्यादा, तो वो क्या कहलाएगा, डेंसर। दिस इज रेयर। नहीं है समझ में। नंबर दूसरी बात, स्नेल्स लॉ की बात करें, दूसरा क्या आता है, स्नेल्स लॉ। क्या आता है बेटे, स्नेल्स लॉ कहता है, इसको भी प्रूफ करके दिखाएंगे कि C1 अपॉन में C2, C1 और C2 का स्पीड ऑफ द लाइट किसके इक्वल होती है बेटे, इज इक्वल टू साइन I अपॉन में साइन R। और ये C1 अपॉन में C2 को मैं तुम्हारे कहने से क्या लिख सकता हूं, दिस इज μ12। ये हमें प्रूफ करना है। और एक नोट करके एक बात हमेशा के लिए याद रखनी है, नोट, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, नंबर फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम में कैसी होंगी, अलग अलग होगी। एंड इट इज द कोज, इट इज द कोज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी वैसे प्रैक्टिकली भी ऐसा क्यों हुआ, पढ़ लेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। कोज ऑफ रिफ्रैक्शन है। दूसरा, वेवलेंथ एक जैसी होगी या बदल जाएगी, वेवलेंथ विल बी डिफरेंट, विल बी, अच्छा क्यों डिफरेंट होगी, कोई बताएगा, मीडियम बदल गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, क्योंकि सोर्स पहले भी वही था, वेरी गुड, तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। तो पेपर में पूछा भी जाता है, हम ये याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, क्यों फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, म्यू फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन में इसलिए सेम होती है क्योंकि दोनों का सोर्स एक ही है। फ्रीक्वेंसी एक सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो प्रोड्यूस करने वाला सोर्स है। जब सोर्स के वाइब्रेशन जब सेम होते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक मीडियम में जाए दूसरे में जाए किसने में भी जाए वो रिमेन सेम रहे, वो नहीं बदल सकते। तो याद हो गया रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं।
तो पहले हम रिफ्लेक्शन को प्रूफ करेंगे किससे, हाइगन प्रिंसिपल से, क्योंकि हाइगन प्रिंसिपल ने बोला था लाइट का नेचर वेव होता है और उस वेव नेचर को वो रिफ्लेक्शन में प्रूफ करके दिखाएगा, फिर रिफ्लेक्शन में। लेकिन रिफ्लेक्शन में हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम। रिफ्लेक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, लेकिन स्पीड हमारी बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। इस कंडीशन में हमें प्रूफ करना है कि C1 अपॉन में C2 इज इक्वल टू कितना, साइन अपॉन में साइन आर। और आपको यहाँ से देख के पता चल रहा है कि अगर मेरी स्पीड किसी मीडियम में अगर ज्यादा है, ये वाला, तो मेरा आर भी आई भी कैसा होगा, ज्यादा। अगर दूसरे मीडियम में मेरी स्पीड कम है तो आर भी कैसा हो गया, कम। और आर कम होने का मतलब आर ये तो हो गया कम, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब आर कम हो गया तो मेरा कितना हो गया, दिस इज μ2 अपॉन में μ1। ये कम हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा था, ज्यादा था। नहीं है समझ में? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड कैसी हो जाएगी, कम। जब कम होगी तो आर कैसा हो जाएगा, कम। तो आर कम हो रहा है तभी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रहा है। तो ये हम प्रूफ करके दिखाते हैं। अगर मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू आर प्रूफ कर दूं हाइगन प्रिंसिपल से, तो वी शो लाइट का नेचर कैसा, वेव। और अगर मैं प्रूफ कर दूं हाइगन प्रिंसिपल से कि साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2, तो हम यहाँ से शो कर देंगे कि लाइट रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, नेचर वेव ही नेचर है।